हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कांगड़ा के इतिहास को। इतिहास में मैंने अभी हम 2-3 जिलों के बारे में बता दिया था। अब हम चौथे जिला कांगड़ा जिले पे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अपना वीडियो डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर से एक मैप के माध्यम से कांगड़ा के मैप को मैं बता देता हूँ। कांगड़ा की यदि बात की जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कांगड़ा, ये है हमारा कांगड़ा का पार्ट। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, फिर से मैं एक बार 12 जिलों के नाम बताना चाहूँगा। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, ऊना। ये हमारे 12 ज़िले हैं। लेकिन ये हमारा जो 12 ज़िलों का जो गठन है, ये 1971 के बाद हुआ था, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त हुआ था। But at the meantime, when we are talking about the ancient history in the sense that we people are discussing about Kangra, Trigarta. So at the meantime, that particular time frame, the map of Himachal Pradesh was different than the map of present time. लेकिन मैं वर्तमान के पर्सपेक्टिव में इसलिए बार बार बताना चाहूँगा कांगड़ा या हिमाचल प्रदेश के मैप को, कि एक बार कम से कम हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाए, एक हमारे पास पिक्चर बन जाए कि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो हमारे पास कम से कम पिक्चर में ये तो क्लियर हो कि कांगड़ा का पार्ट कहाँ जैसे है। बात आती है कांगड़ा, अगर जिला वाइज इनकी बाउंड्री की बात की जाए तो कांगड़ा की बाउंड्री हमारे पास चंबा एक, यहाँ ऊपर बड़ा भंगाल वाला एरिया जो है ये लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, और कुछ पार्ट इनका पंजाब से लगता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट है तो 1 2 3 4 5 6 ज़िलों से कांगड़ा ज़िला सीमा अपनी साझा करता है। और एक है, अगर राज्यों की बात की जाए तो एक राज्य है हमारा पंजाब, जिससे कांगड़ा हमारी सीमा साझा करता है। अब अगर मैं इतिहास की ओर मूव करूँगा, अब मैं अपने नोट्स पे आता हूँ। कांगड़ा की अगर बात की जाए तो जनसंख्या के हिसाब से तो कांगड़ा सबसे बड़ा ज़िला है। अगर क्षेत्र के अनुसार बात की जाए तो क्षेत्र के अनुसार कांगड़ा चौथा हिमाचल का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्र वाइज। अगर श्रेणियों की बात की जाए तो ये पूरा धौलाधार श्रेणी में बसा है, और ये श्रेणी ब्यास नदी के दाईं ओर से शुरू होती है। उसके बाद पपरोला श्रेणी भी कांगड़ा में आती है। अगर वैलीज़ की बात की जाए तो ब्यास घाटी इसकी सबसे प्रमुख घाटी है, जो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। उसके बाद बात आती है हमारे पास ब्यास नदी की जो मुख्य सहायक नदी बिनवा नदी है, जो बैजनाथ के ऊपरी पहाड़ियों से निकलती है। सुजानपुर, टिहरा न्यूगल नदी के किनारे हैं। बाणगंगा और इसकी सहायक नदी डहर और चक्की है, जो कि कांगड़ा गुरदासपुर के बीच सीमा बनाती है। उसके बाद अगर बात की जाए, जो पालमपुर की तहसील संधोल का क्षेत्र है, वहाँ से ब्यास नदी कांगड़ा में प्रवेश करती है और मिरथल घाट में ये कांगड़ा को छोड़ देती है। अगर वर्तमान समय की अगर कांगड़ा की बात की जाए, जो मैंने पहले भी कहा था जब मैंने मैप शो किया था, तो 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा अस्तित्व में आया था। कांगड़ा पहले पंजाब का हिस्सा था। 1966 1 नवंबर 1966 शाह कमीशन, शाह आयोग की सिफारिश पर इसको हिमाचल में शामिल किया गया था। इसके बाद बात की जाती है 1960 तक लाहौल स्पीति भी कांगड़ा का भाग था, और 1962 तक कुल्लू भी कांगड़ा की एक तहसील थी। अगर 1 सितंबर 1972 की बात की जाए तो कांगड़ा में से 3 नए जिले कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना बनाए गए। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कांगड़ा। सबसे पहली बात तो ये सबसे प्राचीनतम हमारा प्रिंसली स्टेट है, सबसे पुराना है ये, त्रिगर्ता के नाम से जाना जाता है। और इसके नाम भी बहुत सारे हैं, और क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली इस जो टॉपिक है कांगड़ा का यहाँ से पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही डिस्कस करूँगा, आप नोट्स देखते जाना। सबसे पहली बात आती है कांगड़ा, जिसका वास्तविक नाम था त्रिगर्ता। त्रिगर्ता यानी 3 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, त्रिगर्त। इसमें सतलुज, ब्यास और रावी नदी बहते हैं। अगर बात की जाए, अगर प्रागैतिहासिक युग में इसके कहाँ पर साक्ष्य मिले, तो बाणगंगा नदी के तट पर जो राहौर गांव है, वहाँ पर 52 पत्थरों की कुल्हाड़ियाँ मिली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्यास नदी के तट पर नादौन में भी कुछ साक्ष्य मिले हैं।
और डूमरा के अगर कुल सिक्कों की बात की जाए तो इसमें से 103 सिक्के कांगड़ा में मिले हैं, कुशाणों के सिक्के कनिहारा में और कुलिंदों के सिक्के ज्वालामुखी में मिले हैं। सर कनिंघम सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जालंधर और त्रिगर्त परिवार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि इस स्थान का नाम गंगा और सागर के पुत्र जालंधर के नाम से पड़ा था। अगर बात की जाए त्रिगर्ता के अष्टाध्यायी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो वर्क हैं, ये पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में वर्णन मिलता है। उसमें त्रिगर्त को बताया गया है आयुध जीवी संघ, यानी युद्ध द्वारा जो जीविका कमाने वाले लोग थे। पठियार और कन्हारा में चट्टानों के शिलालेख मिले हैं। यहाँ पर हमें कांगड़ा के पुरालेखीय रिकॉर्ड मिलते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सुषम चंद ने की थी। सुषम चंद को त्रिगर्त का संस्थापक माना जाता है, जिनका पैतृक स्थान मुल्तान था। अगर बात की जाए राजधानी की तो त्रिगर्ता की राजधानी नागरकोट थी और मोहम्मद गजनवी ने नागरकोट पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसका वर्णन उत्तवी ने, जो गजनवी के निजी सहायक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख यामिनी में नगरकोट को भीमनगर कहा है तथा फरिश्ता ने इसे भीमकोट का नाम दिया है। अगर आधुनिक समय की बात की जाए तो त्रिगर्ता एक कटोच साम्राज्य था। जो यूरोपियन यात्री है कांगड़ा में जो आए, उन्होंने कांगड़ा की यात्रा की थी। ये मैंने सीक्वेंस लिखा है यहाँ पे, एक ट्रिक बनाई है मैंने यूरोपीय यात्री की। CTFMV, C कोरियाट, T थेवेनॉट, F फॉस्टर, M मोरक्राफ्ट, V विने। वैसे नाम है थॉमस कोरियाट, थेवेनॉट, फॉस्टर, मोरक्राफ्ट और विने। ये मैंने जस्ट एक ट्रिक बनाई है कि एकदम से याद रह जाए हमें। कोरियाट आए थे 1615 में, थेवेनॉट 1666 में, फॉस्टर 1783 में, मोरक्राफ्ट 1832 में और विने 1835 में। इसके बाद बात की जाए, अगर ह्यूनसेन की बात की जाए, अगेन इंपॉर्टेंट, ह्यूनसेन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो 635 में जालंधर आया था और वे कांगड़ा में उतितास या उदिल्तो के पास ठहरे थे। उसके बाद वो जालंधर में रुका था। अगर बात की जाए 1170 के आसपास की तो त्रिगर्ता 2 भागों में बंट गया था। इसमें जो त्रिगर्ता के जो शासक थे उनके भाई परवचंद ने 10वां राज्य की स्थापना की थी। अगर बात की जाए बैजनाथी की तो बैजनाथ का जो प्राचीनतम नाम था, इसका नाम कीरग्राम था। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पृथ्वीचंद का आता है, यहाँ पे मैंने पृथ्वीचंद को ऐड नहीं किया है। पृथ्वीचंद के कार्यकाल में 1337 ईस्वी में कांगड़ा किले में मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था। मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछा गया ये। और रूपचंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका वर्णन मिलता हमें मानकचंद द्वारा लिखित ये जो नाटक है धर्मचंद नाटक में, एक किताब है उसमें मिलता है। उसमें उन्होंने बताया कि जो रूपचंद जी थे काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक थे, राजा थे। इन्होंने क्या किया कि मैदानों में आक्रमण कर दिया और आक्रमण करते करते, लूटमार करते करते ये दिल्ली दरबार में पहुंचे थे, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने अपना अपमान समझा। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिर 1361 ईस्वी में ज्वालामुखी कांगड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर आक्रमण किया, ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और वहाँ पर जो लाइब्रेरी थी, एक बड़ी लाइब्रेरी 1300 किताबों वाली, उसको नष्ट कर दिया। और एक किताब को साथ ले गए जिसका मशहूर लेखक इजुद्दीन खालिद खानी ने फारसी में अनुवाद किया। इसका नाम दलील फिरोज शाही रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। उसके बाद बात आती है हरिचंद की। हरिचंद इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 1405 ईस्वी में हड़सर या हरिपुर गुलेर की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हड़सर ये बाणगंगा, कुराली और निवल नदी के संगम पर हैं। इसमें बात आती है कि जब राजा हरिचंद शिकार करने गए थे तो एक कुएं में गिर गए थे और काफ़ी दिनों बाद जब पता नहीं चला तो उनके भाई कांगड़ा की राजगद्दी पर बैठ गए। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया था, गुलेर की स्थापना की। उसके बाद बात आती है जयचंद की। जयचंद जो 1570 ये अकबर के समकालीन थे। बिधिचंद ये भी अकबर के समकालीन थे। इन्होंने मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाया लेकिन उसमें इनकी हार हुई थी। उसके बाद बात आती है हरिचंद 1612। हरिचंद की बात की जाए तो हरिचंद को ऐड करना यहाँ पर जरूरी तो नहीं था, लेकिन इनके शासनकाल में क्या हुआ, 1620 ईस्वी में मुगलों ने जगत सिंह की सहायता से कांगड़ा किले पर कब्जा किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागरकोट किला क्या हो गया, मुगलों के कब्जे में हो गया। और यहाँ पर जहांगीर ने 1622 में
यहाँ यात्रा की थी और इसी के समय में धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइम धमेरी था, जो नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था, धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रखा गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थे, उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है घमंडचंद। घमंडचंद के समय अगर बात की जाए तो मुग़ल इस वक्त क्या कर रहे थे, उत्तर और दक्षिण में अहमद शाह दुरानी और मराठाओं से संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसे में क्या किया कि पंजाब और पहाड़ी रियासत को अहमद शाह दुर्रानी को सौंप दिया गया था। तो इसका फ़ायदा उठाकर ही घमंडचंद ने कांगड़ा किले के अलावा काफ़ी जो क्षेत्र थे वो वापस ले लिए और उन्होंने अहमद शाह दुर्रानी ने घमंडचंद को जालंधर नवाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। तो घमंडचंद ने ही 1761 में सुजानपुर जो टाउन है, कस्बा है, इसकी स्थापना की थी और उसके शासनकाल में इसका दोहरा नाम पड़ा था सुजानपुर टिहरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है सबसे महत्वाकांक्षी शासक जो कांगड़ा किले का था, वो था संसार चंद। संसार चंद जिसने 1775 ईस्वी में 10 वर्ष की आयु में ही गद्दी संभाल ली थी। उनके अगर समय की बात की जाए तो उनके समय में जस्सा सिंह रामगढ़िया एक पहला सिख था जिसने चंबा और नूरपुर के साथ कांगड़ा पर आक्रमण किया था। अगर बात की जाए 1781-82 की, संसार चंद ने जो जयसिंह कन्हैया के साथ मुगलों के कब्जे से नागरकोट को छुड़ाना चाहता था, तो उन्होंने जब जयसिंह कन्हैया से मदद मांगी तो जयसिंह कन्हैया ने क्या किया, उस वक्त मुगल किलेदार थे नवाब अली खान, उन्होंने नवाब अली खान के बेटे जो जीवन खान थे उनको रिश्वत दे दी और कांगड़ा किला अपने कब्जे में कर दिया। तो 1787 तक कांगड़ा किला जयसिंह कन्हैया के पास रहा। फिर 1787 में उन्होंने जो ये किला संसार चंद को दे दिया। ये एक कहानी है, इससे हमें क्लियर होता है कि किस तरह से कांगड़ा किले में कैसे संसार चंद ने अपना प्रभुत्व जमाया। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो संसार चंद जी ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। चंबा में आक्रमण किया जिसमें नेटी शाहपुर जो युद्ध हुआ इसमें राज सिंह जी की मृत्यु हुई। उसके बाद उन्होंने मंडी में भी आक्रमण किया। मंडी आक्रमण करने के दौरान क्या था कि जो ईश्वरी सेन थे वो नाबालिग थे, उनको कैद करके नादौन में कैद करके रखा 12 वर्ष के लिए। उसके बाद इन्होंने कहलूर में आक्रमण किया। कहलूर में आक्रमण जब किया था तो उन्होंने सतलुज के दाएं तट पर कब्जा कर लिया था और वहाँ पर एक छातीपुर किला बनाया। छातीपुर किला बनाया तो ऐसे में जो कहलूर के शासक महानचंद थे, इन्होंने अन्य पहाड़ी शासकों के साथ क्या किया, एक समझौता किया और संसार चंद के विरुद्ध गोरखा जो सेनापति थे अमर सिंह थापा जी को बुलाया। अमर सिंह थापा जब नागरकोट किले में उन्होंने आक्रमण किया तो 1803 से 6 के बीच जब महल मौर्या एक स्थान है हमीरपुर में, वहाँ पर गोरखों द्वारा संसार चंद को हराया गया। ऐसे में संसार चंद ने फिर 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी की संधि कर रंजीत सिंह के साथ संधि की और गोरखों को नागरकोट किले से भगाने के लिए समझौता किया। तो ऐसे में 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह जी ने गोरखों को हरा दिया, लेकिन इसके एवज में संसार चंद जी को कांगड़ा का जो ये नागरकोट किला था इसे सदा के लिए खोना पड़ा। सिख के लिए जो हमारे रंजीत सिंह जी थे उनको ये जो कांगड़ा किला था उन्होंने खो दिया और पहले जो नाजिम बनाए गए कांगड़ा के वो देसा सिंह मजीठिया जी थे। उसके बाद बात आती है अगर 9 मार्च 1846 की बात की जाए तो कांगड़ा प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और ऐसे में जो है कांगड़ा के इतिहास का इस तरह से ये मैंने काफ़ी ब्रीफिंग बताई है। अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ने लगे तो ये बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद कांगड़ा के कुछ और भी ऑफशूट्स थे जिसके बारे में मैं सीधा यही बताऊंगा कि किसने स्थापना की। अगर इसकी कुछ इम्पोर्टेंस होगी तो इसको मैं साथ ही साथ बताता जाऊँगा। इसमें सर्वप्रथम गुलेर की अगर स्थापना की बात की जाए तो इनकी स्थापना हरिचंद ने 1405 में की थी। मैंने पहले ही बता दिया है, ये हरिचंद जी की स्टोरी मैंने बता दी कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है गोवर्धन सिंह। ये जब हम लोग पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी चित्रकला शैली में जब हम गुलेर शैली को पढ़ेंगे तो गोवर्धन सिंह जी एक ऐसे राजा थे जिनके शासनकाल में कला की गुलेर शैली को चरम सीमा में
सहायता मिली। इनके काल में ही गुलेर की चित्रकला चरम सीमा पर थी। उसके बाद बात आती है हमारे पास अगली जो ब्रांच थी जसवां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज की ऊना है। क्योंकि जब हम ऊना का इतिहास पढ़ेंगे तो ऊना के इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कांगड़ा के ही ऑफशूट थे उस वक्त के। तो जसवां की स्थापना की थी 1170 ईस्वी में पूरबचंद ने या परबचंद ने। उसके बाद बात आती है सिब्बा रियासत की। सिब्बा रियासत की स्थापना 1450 ईस्वी में की थी शिवरन चंद ने। उसके बाद बात आती है दत्तारपुर की। दत्तारपुर की स्थापना की थी 1550 ईस्वी में दत्तार चंद जी ने। नूरपुर रियासत थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नूरपुर रियासत में अगर वास्तविक नाम की बात की जाए तो इसका नाम धमेरी था। धमेरी जो नूरपुर के जो संस्थापक थे, ये पांडवों के वंशज माने जाते हैं। 1000 ईस्वी में जेठपाल ने इसकी स्थापना की थी। अगर राजधानी परिवर्तन की बात की जाए तो राजधानी परिवर्तन में सबसे पहली बात, जो वासुदेव हैं उन्होंने राजधानी पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित की थी। और जगत सिंह ने 1620 ईस्वी में मुगलों की सहायता की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कांगड़ा किले पर मुगल ने अपना कब्जा जमाया था, इसमें जगत सिंह ने साथ दिया था। और नूरपुर किला राजा बासु ने बनाया था। नूरपुर की एक और भी खासियत है कि नूरपुर में जो वजीर राम सिंह पठानिया जी थे, उनको ब्रिटिश को अपने वश में करना थोड़ा कठिन हो गया था। ऐसे में क्या हुआ कि उनके एक मित्र थे ब्राह्मण पहाड़चंद, उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया और ब्रिटिशर्स ने डल्ले की धार में वजीर राम सिंह को पकड़ लिया और उन्हें जो है जेल भेज दिया गया। उसके बाद बात आती है हमारे पास बंगाल रियासत की। ये बंगाल रियासत जो बात की जाए तो ये थे हमारे बंगालिया चंद्रवंशी गोत्र के, और पृथ्वीपाल ने इसकी स्थापना की थी। उसके उसके बाद बात आती है पृथ्वीपाल, जो सिद्ध सिंह जी के दामाद थे। पृथ्वीपाल की हत्या कर दी गई थी सिद्ध सिंह जी द्वारा दमदमा महल मंडी में। उसके बाद बात आती है कुठलेर रियासत की। कुठलेर रियासत की स्थापना जसपाल ब्राह्मण ने की थी। अगर बात की जाए कुठलेर रियासत, ये कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत थी। नूरपुर की एक और एक स्टोरी थी, मैं अभी भूल पा रहा हूँ, जैसे अगर मुझे माइंड में आएगा तो मैं उसे भी डिस्कस करूँगा। अगर बात की जाती है मुख्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट है कांगड़ा की चाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जीआई टैग भी मिला है। कांगड़ा में अगर चाय उगाने की बात की शुरुआत की जाए तो बॉटेनिकल गार्डन, जो उत्तर पश्चिम प्रांत के अधीक्षक थे डॉक्टर जेमसन, इन्होंने 1849 में इसकी शुरुआत की थी। और ये जो है यहीं पर आकर कांगड़ा में आकर ही बस भी गए थे। और उसके बाद बात आती है 1905 में कांगड़ा में अति विनाशकारी भूकंप आया था, जिससे चाय की जो ये बागवानी थी, बागानी ख़त्म हो गई और जो लोग थे वो कांगड़ा छोड़कर असम जाने में विवश हो गए। अगर उसके बाद बात की जाए, जो ग्रीन टी भी है और ब्लैक टी भी है, दोनों टी है यहाँ पे। 1978 में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की स्थापना की गई। अगर सिल्क उत्पादन में बात की जाए तो इसकी एक बहुत ही खासियत है, जो कांगड़ा में जो सिल्क वॉर्म पाया जाता है यूनिवोल्टाइन, ये जो बाकी क्षेत्रों में पाए जाने वाले मल्टीवोल्टाइन रेशम कीड़े से कहीं ज़्यादा अच्छा है। अगर विदेशों में पाली गई प्रजातियों के कीड़े की बात की जाए, वो भी नगरोटा में है। मधुमक्खी पालन केंद्र नगरोटा में 5936 में स्थापित सरकारी मधुमक्खी पालन केंद्र है। बात की जाए पशुपालन की तो स्थानीय भेड़ का रेम्बुलेंट और स्पेनिश मैरिनो भेड़ों के साथ भेड़ फार्म में संगम करवाया जाता है। खनिज की बात की जाए तो धर्मकोट में सीमेंट पत्थर सीमेंट उद्योग, खनियारा खारली भागसू और योल कैंप में स्लेट की खानी, ज्वालामुखी में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। इसके बाद अगर धर्मशाला के बारे में बात की जाए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, धर्मशाला 1849 में अस्तित्व में आया था और 1855 में धर्मशाला को ज़िले का मुख्य कार्यालय बनाया गया था। मैक्लोडगंज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत सरकार में जो तिब्बती अध्यात्म गुरु दलाई लामा है, इनके लिए ये आश्रय स्थल शरणार्थी स्थल मिला है। 1959 में वो भारत आए थे। धर्मशाला निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्य कार्यालय बन गया है। गोम्पा शिक्षा व पूजा केंद्र बना है। अगर बात की जाए 1959 में टिप्पा तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की गई है। यहाँ पर कुछ उपदेश व वचन संस्कृत में रखे गए हैं, जिन्हें तिब्बती भाषा में तंग्यूर कहा जाता है। टिप्पा में एक वार्षिक ओपेरा महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जिसे स्टॉक कहते हैं। पारंपरिक थंक पेंटिंग आदित्य तिब्बती कला का नमूना है। और मैक्लोडगंज में प्रतिवर्ष दिसंबर में वार्षिक
हिमालय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भी मनाया जाता है। बैजनाथ का मैंने बता दिया कि ये जो बिंदुका नदी के तट पर, और इसका प्राचीन नाम कीरग्राम था। तो ये था हमारे पास कांगड़ा का इतिहास। अभी टाइम है, अभी मैं कंटिन्यू करूँ, थोड़ा सा 10 मिनट लगेंगे किन्नौर के इतिहास को जानने के लिए। किन्नौर का इतिहास तो हम लोग शिमला के इतिहास में पढ़ेंगे, क्योंकि महासू का जब ये पार्ट था पूरा, किन्नौर तो 1960 में जो चीनी तहसील और काटो विलेज के जो 14 गांव काटकर रामपुर से बनाया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं सबसे पहले मैं मैप की तरफ आपको फिर से ले जाऊँ। ये है हमारा मैप फिर से। किन्नौर बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र में है, पूर्वी है ये। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो ये तिब्बत जो चाइना का पार्ट है, यहाँ से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। इसके बाद अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक लाहौल स्पीति, यहाँ का सिर्फ कुल्लू और शिमला। अगर राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड की सीमा किन्नौर से लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में सीधे अब नोट्स की ओर ही जाना चाहूँगा। अभी तो बात ज़रूरत नहीं है सभी ज़िलों को दोबारा से रिपीट करने की, क्योंकि हमने पहले भी कर दिए हैं ये। तो बात आती है हमारे पास किन्नौर ज़िले की। ये पूर्वी हिमाचल का भाग है, 3 पर्वत श्रेणियों से घिरा ये जांस्कर श्रृंखला है। इसमें जांस्कर श्रृंखला के बाद इसमें कुछ एक पार्ट जो हिमालय पर्वत का जो हिस्सा है, शिवालिक महान हिमालय का जो पार्ट है। जास्कर पर्वत पूरब में है, हिमालय जो उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, तथा धौलाधार श्रेणी इसकी दक्षिण सीमा बनाती है। अगर इसमें चोटियों की बात की जाए, 2 इम्पॉर्टेंट चोटियाँ हैं यहाँ पर जो जास्कर श्रेणी में है हमारे पास, लियोफॉगिल और शिलापिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जास्कर श्रेणी में है। रोल्डंग, किन्नर कैलाश, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये हमारी मध्य हिमाचल में है। सतलुज घाटी की बात की जाए तो सतलुज घाटी, अगर घाटियों की बात की जाए, सतलुज घाटी जो किन्नौर को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। और इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हांगरंग घाटी बनती है। जो जो स्पीति नदी बहती है हमारी लाहौल स्पीति से, जो स्पीति नदी आती है वो खाब गांव में मिल जाती है सतलज से। तो खाब गांव से लेकर के जो पूर्वी और उत्तरी भाग है, ये पूरा भाग हांगरंग घाटी है। ये कभी ये तिब्बत का भाग भी रहा था। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। हांगरंग घाटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हांगरंग घाटी तिब्बतन के अधिकार क्षेत्र में थी। और ये छत्रपति जो उपाधि दी गई, अभी जब हम लोग शिमला का इतिहास पढ़ेंगे, मैं अभी भूल रहा हूँ इसको, तो जो हांगरंग घाटी दी गई थी एक गिफ्ट के रूप में उन्हें, मैं नाम बोल पा रहा हूँ अभी, बस हम लोग डिस्कस करेंगे जब शिमला की हिस्ट्री आएंगी तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद बात आती है हमारे पास, अगर बसपा घाटी की बात की जाए या सांगला घाटी की बात की जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांगला घाटी सबसे मनोरम घाटी है हिमाचल प्रदेश की। बसपा घाटी में कामरू गांव है। कामरू गांव में ही प्राचीन राज्य जो वो शहर है, इसकी सबसे पहली राजधानी कामरू ही थी। उत्तराखंड व गढ़वाल से कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे जो उत्तराखंड से और गढ़वाल को जोड़ते हैं किन्नौर से, बुरान घाटी, मिलिया, लामखगा, खमिलागो, बोरासू, ये कुछ दर्रे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो उत्तराखंड और जो गढ़वाल वाला एरिया है हिमाचल को, किन्नौर को इससे जोड़ता है। छितकुल की बात की जाए तो ये बसपा घाटी का सबसे ऊंचा गांव है और यहाँ पर ही सर्वश्रेष्ठ आलू भी उगाया जाता है। छितकुल का आलू सर्वश्रेष्ठ आलू है। उसके बाद बात की जाती है नदियों की। नदियों में हमारे पास सतलुज नदी किन्नौर को 2 भागों में बांटती है, ये मैंने बता दिया आपको। सतलुज की सहायक नदी स्पीति नदी जो स्पीति से निकलती है। इसके बाद कुछ बसपा, जुबकिया, थारांग, बेरिंग, रुकटी, शुथी, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। अगर बात की जाए रोपा नदी, ये किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच पर्वत श्रेणी से निकलती है। झीलों की बात की जाए तो यहाँ पे नाको झील और सोरंग झील है। नाको झील है हांगरंग में, सोरंग झील है निचार में। झरने की बात की जाए तो नाथफा, टापरी और जोगतिरिंग झरना है यहाँ पर। प्राकृतिक वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ 3 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। कुछ गीले क्षेत्र हैं जो सतलुज नदी के आसपास है, शुष्क क्षेत्र हैं जो निचार से चीनी तक पाए जाते हैं, और कुछ बंजर क्षेत्र है जो तिब्बत की सीमा के साथ लगते हैं। किन्नौर में कुछ खनिज भी पाए जाते हैं जिसमें चीनी मिट्टी, तांबा, अभ्रक, जिप्सम और कठोर स्लेट भी हैं।
इतिहास की बात की जाए तो मैंने पहले ही कहा कि इतिहास हम लोग शिमला के इतिहास में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कालिदास जिन्होंने अपनी पुस्तक कुमार संभव में किन्नौर के लोगों के बारे में बताया है कि ये अश्वमुखी थे, जो भी थे, ये हम डिस्कस करेंगे। और वायु पुराण में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किन्नरों को महंत पर्वत का निवासी बताया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेद में किन्नर का वर्णन नहीं मिलता है। खश, आर्य, कनैत, जाट लोग भी किन्नौर में रहे हैं। विवाह संस्कार ये 3 प्रकार के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही गया है। इसमें मैंने ट्रिक बनाई है, उसको बताऊंगा मैं। जाने टांग जाने कांग, मतलब जाने टांग मैंने अपनी ओर से बनाया कि टांग ना अड़ाना, यानी ये व्यवस्थित विवाह है। दूसरा है हमारे पास दमचल शिश, दमतंग शिश हो चिश, ये मतलब जिसमें दम निकल जाता है, प्यार में दम निकलता है, तो प्रेम विवाह। नेक्स्ट है दारोश अथवा दबदब। दारोश मतलब गुस्से से, यानी बलपूर्वक विवाह करना। किन्नौर के अगर मेलों की बात की जाए तो कुछ वहाँ पर मेले और त्यौहार है। चैत्र महोत्सव है, बिशु है, डकरीन है, उख्यांग। उख्यांग और फुलेच यहाँ का जो भाद्र और अगस्त मास में मनाया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें गांव के करीब 10-12 लोग क्या करते हैं, पहाड़ियों से जाकर फूल तोड़ते हैं, वहीं रात बिताते हैं और वापस लौटते लौटते नाचते गाते रहते हैं। फागली भी है। लोसर जो किन्नौर और लाहौल में बौद्ध लोगों द्वारा मनाया गया नए पर्व का त्यौहार है। जागरोत्सव, साज्योत्सव हैं। उसके बाद जो रिब्बा घाटी है, रिब्बा घाटी, किन्नौर की जो रिब्बा घाटी अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था आज का कांगड़ा और किन्नौर का इतिहास। और अब हमारे पास जो आगे ज़िले बचे हैं उनको हम लोग विधिवत डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।